नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे MOEFCC, भारत की पारिस्थितिकी और पर्यावरण का रक्षक, जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस के विस्तृत नोट्स पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन है MOEFCC, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यों को समझना। हम इसकी संस्थागत संरचनाओं और उन नीतियों को गहराई से देखेंगे जो हमारे देश के पारिस्थितिकी तंत्र को चलाती हैं। और देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही एक व्यापक संदर्भ देना बहुत जरूरी है। जब हम MOEFCC की बात करते हैं तो हम किसी आम सरकारी विभाग की बात नहीं कर रहे हैं जी। यह भारत के पर्यावरण योजना, नीति और समन्वय की केंद्रीय नोडल एजेंसी है। मतलब देश का कोई भी बड़ा पर्यावरणीय फैसला हो, वो इसी मंत्रालय के तहत लिया जाता है। सही कहा। तो चलिए, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति और संस्थागत विकास पर नजर डालते हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें, जो कि 1985 से शुरू होती है और 2014 तक जाती है, तो 1985 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसे सिर्फ MOEFS कहा जाता था, यानी पर्यावरण और वन मंत्रालय। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि 2014 में इसका नाम बदलकर MOEFCC क्यों किया गया। ये सिर्फ कोई नाम बदलने की औपचारिकता नहीं थी। तो इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, इसमें CC यानी जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारियों को शामिल करना एक बहुत बड़े वैश्विक और राष्ट्रीय बदलाव को दर्शाता है। मतलब अब हम सिर्फ स्थानीय प्रदूषण या जंगलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि भारत जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती को अपनी मुख्य नीतियों में शामिल कर रहा था। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक कदम था। अब अगर हम इसके काम करने के तरीके को देखें तो MOEFCC के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है पर्यावरण संरक्षण, जिसमें मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण आता है। बिल्कुल। फिर दूसरा स्तंभ है वन संरक्षण, जिसका फोकस सतत प्रबंधन और वनों की कटाई रोकने पर है। हाँ, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाना। जी। और अंत में चौथा स्तंभ है जलवायु परिवर्तन, जिसके तहत वैश्विक जलवायु समझौतों में भाग लिया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो ये चारों स्तंभ अलग अलग काम नहीं करते। ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर जंगल बचेंगे तभी वन्यजीव बचेंगे, और अगर ये दोनों सुरक्षित रहेंगे तभी हम जलवायु परिवर्तन से लड़ पाएंगे। ये चारों एक साथ मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। एकदम सही। आइए इसे समझते हैं। इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए जो विधायी तंत्र है, यानी जो प्रमुख पर्यावरण कानून है, वो CSIR नेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, परीक्षा के नजरिए से ये बहुत जरूरी हिस्सा है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण वर्षों की सूची रखती हूँ। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या WPA आया। फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम यानी FCA लागू हुआ। विविधता अधिनियम BDA। ये जो कानूनों का क्रम है ना, ये बहुत कुछ कहता है। मतलब आप देखिए शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले 1972 में हमें जानवरों के शिकार को रोकना था। हाँ, प्रजातियां खत्म हो रही थी। बिल्कुल। फिर समझ आया कि जानवरों को बचाना है तो उनके घर यानी जंगलों को बचाना होगा। तो 1980 का कानून आया। फिर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। और उसी के बाद 1986 का समग्र कानून आया। एकदम सही। वो समग्र प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए था। और अंत में जब दुनिया भर में आनुवंशिक संसाधनों के पेटेंट की बात उठी तो भारत ने 2002 में जैव विविधता और लाभ साझाकरण के लिए कानून बनाया। ये विकास का क्रम वाकई बहुत तार्किक है, लेकिन कानून बनने के बाद उन्हें लागू करने के लिए एक मूल्यांकन तंत्र भी चाहिए होता है, जैसे कि EIA प्रक्रिया, पर्यावरण प्रभाव आकलन। जी। मैं इसे एक स्कैनर की तरह देखती हूँ। मतलब मान लीजिए कोई प्रस्तावित उद्योग है, खनन प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा बांध है। ये सब एक इनपुट है जो इस स्कैनर से गुजरता है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। और ये अनिवार्य वैज्ञानिक मूल्यांकन विकास शुरू होने से पहले ही क्यों जरूरी है, ये समझना भी उतना ही अहम है, ताकि नुकसान होने से पहले रोका जा सके। बिल्कुल। क्योंकि एक बार जंगल कट गया या नदी प्रदूषित हो गई तो उसे वापस ठीक करना लगभग असंभव है। इसी EIA रिपोर्ट की प्रभाव के आधार पर आउटपुट के रूप में MOEFCC तय करता है कि पर्यावरणीय मंजूरी दी जाए या फिर प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर दिया जाए। और क्योंकि हम जंगलों की बात कर रहे हैं तो वन संसाधन प्रबंधन को देखना भी जरूरी है। इसे हम 3 जोन में बांट सकते हैं।
जोन 1 है सामाजिक वानिकी, जहां बंजर भूमि में पेड़ लगाने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है। ये बहुत जरूरी है। जोन 2 है संयुक्त वन प्रबंधन। इसमें राज्य के वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच एक सीधी साझेदारी होती है। और जोन 3 है संरक्षण पहल, जो महत्वपूर्ण वन संसाधनों का सख्त राष्ट्रीय संरक्षण है। इन तीनों जोन के संदर्भ में एक बात जो बहुत स्पष्ट होती है वो ये कि नीतियां केवल ऊपर से नीचे नहीं थोपी जा सकती। मतलब सिर्फ सरकार नियम बना दे वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। विशेष रूप से जोन 2 जैसी पहल, जहां संयुक्त साझेदारी है, वो समुदायों को सशक्त बनाती है। जब तक स्थानीय लोग जंगलों को अपना नहीं मानेंगे, कोई भी कानून उन्हें पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकता। सही कहा। और इसी स्थानीय सशक्तिकरण के साथ वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र भी जुड़ा है। भारत में कुछ प्रमुख फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जैसे 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये दोनों ही बहुत सफल उदाहरण हैं। और इन्हें सफल बनाने के लिए जो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क काम करता है, उसके बीच का अंतर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। हाँ, वो 3 अलग-अलग श्रेणियां। जी, पहला है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स, जहां बहुत सख्त सुरक्षा होती है, मानवीय गतिविधियां बिल्कुल मना होती हैं। दूसरा है वन्यजीव अभयारण्य, जो मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति उन्मुख होते हैं। वहां थोड़े नियम लचीले होते हैं। और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व किसी एक प्रजाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर केंद्रित होते हैं। इसमें इंसान और प्रकृति दोनों के सह-अस्तित्व को देखा जाता है। यह वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। अब अगर हम राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलें तो वैश्विक मंच पर भी MOFCC की बड़ी भूमिका है। यह मंत्रालय वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को मंच पर जाकर स्वीकार कर लेना ही काफी नहीं है। तो असली काम उसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय कार्यान्वयन। मतलब जो वादे पेरिस में किए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए घरेलू जलवायु कार्य योजनाओं को तैयार करना। जमीनी स्तर पर उद्योगों और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाना आवश्यक है। और इस जमीनी काम को करने के लिए MOFCC के पास एक विशाल संस्थागत नेटवर्क है। इसके तहत कई विशिष्ट एजेंसियां काम करती हैं। जी, जैसे जैव विविधता के लिए NBA या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए CPCB है, और वन्य जीव प्रवर्तन के लिए NBWL और WCCB जैसी एजेंसियां हैं। ये जो एजेंसियां आपने गिनाई, ये सब MOFCC के हाथ पैर की तरह काम करती हैं। हाथ पैर की तरह। हाँ, क्योंकि मंत्रालय तो नीतियां बनाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर फैक्ट्रियों का प्रदूषण मापना हो या वन्य जीवों की तस्करी रोकनी हो, कानूनों को असल में लागू करने का काम यही एजेंसियां करती हैं। ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है, और इसी मशीनरी के तहत प्रमुख राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इन्हें हम एक बड़ी पजल के 4 टुकड़ों की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। पहला टुकड़ा है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, जो खराब वनों की बहाली करता है। दूसरा है ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो वृक्ष आवरण और कार्बन सिंक को बढ़ाता है। तीसरा राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम है, और चौथा जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, जो शमन और अनुकूलन रणनीतियां बनाती है। अगर आप इन चारों को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये सभी कार्यक्रम मिलकर एक बड़ा चित्र कैसे बनाते हैं। अब देखिए, अगर हम वन आवरण बढ़ाते हैं तो कार्बन सिंक बढ़ता है, जो जलवायु शमन में मदद करता है, और साथ ही जानवरों को घर भी मिलता है। बिल्कुल। जलवायु शमन और जैव विविधता संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। ये अलग अलग बॉक्स में काम नहीं कर सकते। ये जुड़ाव बहुत दिलचस्प है, और हमारे नोट्स में जैव विविधता संरक्षण के स्तर को समझाने के लिए एक पिरामिड मॉडल भी दिया गया है। हाँ, वो बहुत ही सटीक मॉडल है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 4 स्तर हैं। पिरामिड का सबसे चौड़ा आधार है पर्यावरण जागरूकता, उसके ऊपर है जैव विविधता अनुसंधान, फिर आते हैं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, और सबसे शीर्ष पर है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क यानी अंतिम सुरक्षा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये साफ हो जाता है कि शीर्ष पर मौजूद जो सख्त प्रबंधन है वो हवा में नहीं टिक सकता। उसे एक मजबूत नींव चाहिए। बिल्कुल, वो तभी सफल हो सकता है जब आधार मजबूत हो। मतलब जब तक समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं होगी और हमारे पास ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होगा,
हम किसी भी प्रजाति या जंगल को लंबे समय तक नहीं बचा सकते। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। CSIR नेट परीक्षा के लिए इस पूरे विषय का संश्लेषण करते हैं। हमारे पास 3 मास्टर डार्ट्स हैं जिन्हें याद रखना है। जी, उन्हें दोहराना बहुत जरूरी है। डार्ट 1 है कानूनों के वर्ष, WPA 1972, FCA 1980, EPA 1986 और BDA 2002। डार्ट 2 है कि NBA, NBWL और WCCB ये सभी स्वायत्त नहीं है, बल्कि MUFCC को रिपोर्ट करते हैं। एकदम सही। और डार्ट 3 है कि CPCB भारत में प्राथमिक प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण है। और एक मॉक प्रश्न भी है कि भारत में पर्यावरण नीतियों के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? तो इसका सीधा उत्तर है MUFCC। और मैं विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहूंगी कि इन बेहतरीन नोट्स का आधार क्या है। आधिकारिक जानकारी के लिए मंत्रालय का अपना पोर्टल है और अकादमिक संदर्भ के लिए सिंह और प्राइमक की 2014 में प्रकाशित किताबें हैं जो इन सिद्धांतों को गहराई से समझाती हैं। इन प्रामाणिक स्रोतों का संदर्भ देना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज के इस सत्र का समापन मैं स्लाइड के एक बहुत ही प्रभावशाली उद्धरण से करना चाहूंगा। जिज्ञासु रहें, ग्रह की रक्षा करें। बहुत ही सुंदर संदेश है। हाँ, और इसके साथ ही एक विचार उत्तेजक सवाल भी छोड़ना चाहूंगा। हम आज के युग में जी रहे हैं जहां विकास और औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है। भविष्य के वैज्ञानिकों और आप सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल नए कानून बनाना नहीं है। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती है उस तेजी से होते विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सही संतुलन खोजना। हमें प्रगति भी चाहिए और अपना ग्रह भी बचाना है। यह संतुलन कैसे बनेगा, यह सोचने का विषय है। यह वाकई एक बहुत गहरा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।